नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, कई बड़ी खबरें हैं। जिस तरीके से ये युद्ध की शुरुआत हुई और अमेरिका और इजराइल शायद जितना आसान समझ रहे थे इस युद्ध को, वो युद्ध उतना ही मुश्किल होता चला जा रहा है। ईरान तो बिल्कुल जैसे कहीं से भी झुकने के मूड में अभी तक तो नहीं दिखा। इनफैक्ट वहां के तमाम उच्चाधिकारियों की जो मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया अगर कोई खबर दिखा रहा हो जिसमें ईरान के लोगों का दम दिखे, तो मुझे लगता है कि उससे तो हम और आप कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। और वो मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि ईरान के जो उच्चाधिकारी हैं आज की तारीख में, खामेनेई के बाद जो लोग भी सब कुछ संचालन कर रहे हैं, उनका साफ इरादा है कि किसी भी तरीके से अमेरिका से हम कोई बात नहीं करेंगे, यानी अमेरिका को सिरे से खारिज कर रहे हैं। इस पूरे पूरे हालात में, इस पूरे बदले हालात में आज जैसा आपने कल बताया था नेतन्याहू गायब ही है। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि जो हार्मूज है, जहां से 50% से ज्यादा तेल की जो जहाज है उनका शिपमेंट होता था, आवाजाही होती थी, उसको बंद कर दिया गया है। और उसको बंद करने के साथ ही इस दुनिया में जो जो उससे प्रभावित हो रहे थे उन देशों में कोहराम शुरू हुई है। ट्रंप अपने देश में पहले से ही घिर रहे थे, विपक्ष उनको पहले से ही लपेटे में लिए हुए था। लगातार कभी कोई सवाल उठा रहा है, कोई वीडियो जारी कर रहा है, कोई चिट्ठी जारी कर रहा है। उनके देश की सेना में जो लोग हैं वो सेना विरोध कर रही है। ये परिस्थितियां हैं। और दूसरी तरफ दुनिया के उन देशों के लिए जो खामोश है, जिसमें एक भारत भी है। चुप्पी भारत ने जिस तरीके की साध रखी है, अब उस पर भी एक तरीके से स्ट्राइक मान लिया जाए। क्या माना जाए कि जो देश अब तक तटस्थ रहने की कोशिश कर रहे थे, उनको ईरान ने सीधा मैसेज दे दिया है कि देखो, चुप नहीं रहोगे, इधर रहो या उधर रहो। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो इस तरह का क्राइसिस होता है ना दुनिया के अंदर, वो सबसे पहले उन लोगों को हिट करता है जो ना इधर के हैं ना उधर के हैं। जो इधर के हैं उनका एक समूह बन जाता है, जो उधर के हैं उनका एक समूह बन जाता है। अब उधर कौन कौन है आज की तारीख में? उधर तो फिलहाल के लिए इजराइल और अमेरिका को छोड़ के बाकी तो किसी के पल्ले कुछ नहीं। ठीक। और ईरान ने जिस तरीके का वो मोर्चा खोल दिया है, तो आज भारत कहां खड़ा है? भारत तो ना 3 में है ना 13 में। अगर आज भारत रूस के साथ तेल की व्यापार बंद ना किया होता, तो आज भारत को ये दिन ना देखने पड़ते। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जो है, जो आईआरजीसी है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो ईरान के हैं, उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि स्टेट ऑफ हार्मूज को हमने बंद कर दिया है। ठीक। और बाकायदा सरकारी टीवी पर अगर आगे कहा कि अगर कोई जहाज इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे केवल रोका ही नहीं जाएगा, जरूरत पड़ी तो उसको निशाना भी बनाया जा सकता है। अब समझिएगा, भारत का जैसा आपने कहा, करीब करीब 50% तेल स्टेट ऑफ हार्मूज से ही आता है लगातार, नंबर एक। और जो आपकी क्या नाम है, ये अपने जो एलपीजी है, एलपीजी आपकी 60% से ऊपर आते हैं इसी रूट से। अब समझिएगा सारे पूरे खेल को। आपको रशिया से सस्ता तेल मिल रहा था, कहीं कोई समस्या नहीं थी। अब जब ये आपने फैसला कर दिया, ट्रंप के जो भी किया, मैं शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता जो लोग करते हैं, जो आपने ट्रंप की बाजू मरोड़ने या ब्लैकमेलिंग के कारण जो फैसला किया, उसकी कीमत अब तक कितनी पड़ चुकी है, जरा वो दर्शकों को समझाना चाह रहा हूं। जब $10 तेल का भाव बढ़ता है कच्चे तेल का, तो भारत पर इंपोर्ट बिल पर सालाना ₹1.25 लाख करोड़ का खर्च पड़ता है। यानी कि $10 रेट बढ़ा तो भारत का जो एनुअल इंपोर्ट बिल है उस पर 13 से 14 बिलियन डॉलर का खर्च पड़ता है। अभी आज की तारीख में युद्ध का चौथा दिन है और तेल की कीमत कितनी बढ़ चुकी है? 13%। $70 था, अभी 82-83 ट्रेड कर रहा है जब मैं और आप बात कर रहे हैं। तो इसकी कीमत किसको चुकानी पड़ी? अगर आज की आपकी यही स्थिति होती कि आप रशिया से तेल खरीद रहे होते, क्योंकि भारत अपने फैसले खुद करता, तो आज उसको यह फैसला नहीं करना पड़ता कि सस्ता तेल छोड़ करके वो वेनेजुएला से और अमेरिका से खरीदता और उसको स्टेट ऑफ हार्मूज के भरोसे रहना पड़ता। लेकिन आपने जो मोदी का जो सेल्फ गोल है, उसने आज भारत को, जो अनर्थ शास्त्री होते हैं वही ये सब काम करते हैं जो मैं आपको बार बार कहता हूं, वो मोदी ने आज साबित कर दिया कि उनको कितना बड़ा विजन है उनका, कितनी उनकी आर्थिक समझ है। ट्रंप एक तरफ दोस्त कहता है, माय डियर फ्रेंड कहता है, दूसरी तरफ भारत की कमर तोड़ने का काम कर रहा है। और मोदी है कि लगातार सरेंडर पे सरेंडर किए जा रहे हैं। अब भारत ने, आपने कल देखा क्या हुआ है? कल शाम को भारत की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की एक मीटिंग हुई कि भाई ये तो स्टेट ऑफ हार्मूज तो बंद कर दी, अब क्या करें? तो अल्टरनेट सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। तो सबसे पहले स्टोरी कहां से ब्रेक हुई? बाहर से ब्रेक हुई कि भारत अब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय के जरिए
अमेरिका से परमिशन लेने की कोशिश कर रही है कि क्या हम रूस से तेल खरीद ले। मैंने खबर भेजी है, दिखा दीजिएगा दर्शकों को, ताकि समझ में आ जाए कि जो 56 इंची था, जो डंका पति था, डंका बजा रहा था, उसकी हालत ये हो गई है कि अब हम तेल किससे खरीदेंगे, ये उसको ट्रंप से पूछना पड़ेगा। ये बाकायदा ऑफिशियल ब्लूमबर्ग ने खबर चलाई, उसके बाद भारत के तमाम अखबारों में मैंने सारे स्क्रीनशॉट भेजे हैं, वो दिखा दीजिएगा दर्शकों को, ताकि क्लियर रहे कि डंका कैसा बज रहा है। और खास तौर पे उन बेहूदों को जो आज आपने देखा होगा वीडियो सोशल मीडिया पे, नेतन्याहू की जीत के लिए पूजा पाठ कर रहे थे घंटी बजा करके। अगर हो सके तो वो वीडियो भी दर्शकों को जरूर दिखाइएगा, ताकि हो सकता है भक्तों की कुछ आंखें खुल जाए कि इस देश को 12.25 साल में लाके खाखड़ा कर दिया गया। आपको 1971 याद होगा, जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने निक्सन को क्या क्या कहा था, और आज हालत ये है कि आज तो हम किसी पे जो ना तो हम बांग्लादेश बनाने के मूड में है, ना पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। उस दौर में भी इंदिरा गांधी कभी नहीं झुकी थी, और आज मोदी, उसके बाद आप देखिए कितने 55 साल के बाद आज इस देश की यहां लाके खड़ी कर दी है मोदी ने, कि ट्रंप के इशारे पे उन्होंने रूस से सस्ता तेल बंद कर दिया, हमारे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर को गवा दिया। चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाइना रशिया से बहुत तेल ले रहा है, उसके पास पाइपलाइंस भी है, सारी व्यवस्था है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने का सिंगल लार्जेस्ट कोई भुक्तभोगी है तो भारत है। और मोदी के इस फैसले ने कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा थी उसको भी एक तरीके से गिरवी रख दिया है ट्रंप के हाथों में। तो आप कैसे दोस्त हो भाई साहब? आप बहुत बढ़िया दोस्ती आपकी, आपका आर्थिक तौर पे तबाह कर रहा है वो, संप्रभुता आपकी बर्बाद कर दी, सुबह शाम दोनों टाइम जलील करता है, ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेके, जहाज गिरने का नाम लेकर के, और आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती। वैसे ही कसर आज पूरी कर दी नेतन्याहू ने, घोषणा करके, बाकायदा एनडीटीवी को बता दिया उसने कि मोदी का धन्यवाद किया इस युद्ध में साथ देने के लिए। आज भारत यहां खड़ा हुआ है बाकायदा ऑफिशियली। तो कुल मिलाकर के जो ये युद्ध की कीमत है, देखिए ईरान तो पार्टी है, वो तो अपना क्या नाम है, युद्ध की कीमत चुकाएगा ही। हम तो ना 3 में है ना 13 में, हमें लाखों करोड़, और उसका सारे का सारा नुकसान किसको होगा? 140 करोड़ लोगों को। मोदी को दाल बेच करके तो लाए नहीं इस देश का जो खजाना है, वो मेरे और आपके टैक्स का ही पैसा है। तेल का नहीं, भाव फिर 100। मैं सर इस 140 करोड़ के नुकसान वाले पे आऊंगा, लेकिन पहले जरा मुझे एक चीज समझाएं। गंभीर बात यह है कि जो ये कहा जा रहा है कि अमेरिका से इजाजत लेने की कोशिश हो रही है, भारत की सरकार में बैठे लोग अमेरिका से इजाजत लेने की कोशिश कर रहे हैं इस परिस्थिति में भी। जी, आपको खबर भेजी है मैंने, आप खबर देखिएगा, खबर देखिएगा। ये भारत फिर बढ़ाएगा रूस से कच्चे तेल की खरीद, 95 लाख बैरल तेल पर नजर, ईरान इजराइल ट्रक जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से सप्लाई रुकी। देख लीजिए खबर। और ये इसके खबर बाद हम क्या अपने को देश माने कि नहीं माने? क्या ऐसा मतलब इसके बाद कुछ नहीं बचता नहीं है दुनिया के सामने? नहीं नहीं, देश मानने या ना मानने का विशेषाधिकार तो भक्तों को ज्यादा सुरक्षित है। मैं और आप तो गुलाम हो ही चुके हैं नैतिक तौर पर, जो इन्होंने हाल किया है देश का। एक चीज तो बड़ी स्पष्ट रखिएगा, ये खबर ब्लूमबर्ग से आ रही है, उसके बाद इंडियन मीडिया कैरी कर रहा है, ठीक। और क्या कर रहा है आप कहो, मैंने आपको वैसे स्क्रीनशॉट भेजा, दिखा दीजिएगा दर्शकों को, हम कोई फर्जी बात नहीं करते यहाँ पे, जो कुछ है फैक्ट्स के बेसिस पे। बेसिकली क्या है, आप खबर अगर देखना चाहें तो वो भी क्लियर है। मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल के बीच जंग और तेल की सप्लाई चेन प्रभावित होने के बाद भारत ने, मैं कोट एंड कोट पढ़ रहा हूं, कोई ऐसा वो शब्द नहीं, आप दिखा भी दीजिएगा साइमल्टेनियसली, भारत ने एक बार फिर रूस की ओर रुख किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाने का प्लान बना रहा है। पिछले कुछ दिनों में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के जरिए तेल सप्लाई ठप हो गई है, जिसके चलते सरकारी रिफाइनरीज और पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों ने दिल्ली में एक इमरजेंसी मीटिंग का विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। क्लियर? इसके लिए विदेश मंत्रालय के जरिए संपर्क किया जा रहा है। इसके अलावा और कुछ सुनना चाहते हैं आप? उसके अलावा ये है कि हमारे जो एशिया के आसपास के जो एरियाज हैं, वहां पर जो रशियन तेल है, वहां काफी कई टैंकर्स भरे हुए घूम रहे हैं। तो एक हमारे पास सबसे अच्छा विकल्प क्या है कि उनको मिड सी से ही अपने यहां ले ले, सस्ता भी पड़ेगा और जल्दी भी मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए विदेश मंत्रालय अमेरिका से परमिशन मांगने की कोशिश कर रहा है। ये है आपका 56 इंची राष्ट्रवाद, ठीक। ये आपका डंका है। इस सवाल को मैं सर यही छोड़ देता हूं। जैसा आपने कहा, भक्तों के लिए भक्त ही डिसाइड कर लें कि अब अगर इस परिस्थिति में तुम हो और उसके बावजूद भी अगर तुम ये कहना चाहते हो कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं और उस देश के सत्ता ऐसे लोग चला रहे हैं और ऐसे लोगों के समर्थन में खड़े रहना चाहते हो, तो फिर तो उस पर क्या ही बात की जाए, उसको छोड़ देते हैं।
सर 140 करोड़ लोगों वाली जो बात आपने कही, चलिए 140 करोड़ लोगों की जेब से क्या निकलेगा? तेल का दाम 100 रुपए आप दे रहे हैं, 400 रुपए देने लग जाएंगे, 500 रुपए देने लग जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कैसे त्राही त्राही होगी? कैसे इस देश में हाहाकार मच जाएगा? उस सबको किनारे रखिए। लेकिन सर जब हार्मूज अगर बंद हो गया है, तेल का मामला जब प्रभावित हो रहा है, तो दो प्रमुख लोग जिनको आज देश से बड़ा माना जाता है वो भी तो प्रभावित हो रहे हैं, वो भी तो सीधे तौर पे लपेटे में आ रहे हैं। यानी जो ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध है, उसका असर अब भारत के अंदर रहते हुए दो जो वो ऐसे लोग हैं जिनको भारत से बड़ा मानने की गलती की जा रही है, वो लोग जब प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे में हमारे साहब की स्थिति क्या होगी? ये भारत में कौन प्रभावित हो रहा है? कोई पर सारे मौज में है, भक्तों से पूछ करके देखिए। जो पूरी दुनिया के अंदर आज सबसे बड़े खलनायक कौन है? नंबर 1 पे नेतन्याहू, नंबर 2 पे ट्रंप। ट्रंप ऑलरेडी भक्तों का ताऊ है, सबको पता है इस बात का। उसके लिए नमस्ते ट्रंप से आदमी मोदी सब कुछ कर चुके हैं, उसकी जीत के लिए हवन कर चुके हैं। आज आपने सुबह वीडियो देखा, वो जब नेतन्याहू को बाकायदा लाल रंग का टीका लगा करके और उसकी जीत के लिए वो किया जा रहा है, दिखा दीजिएगा दर्शकों को ताकि क्लियर रहे। एक, उसके बाद जो स्थिति है कि मोदी जी को कोई सवाल पूछ रहा है क्या? सोनिया गांधी ने बाकायदा आर्टिकल लिख के ये कहा कि भारत अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है, डोंट एब्डिकेट योर ड्यूटी, आपकी वर्ल्ड स्टैंडिंग प्रभावित हो रही है। उसके बाद मोदी जी का क्या हो गया? किसी ने कोई सवाल पूछा? किसी मीडिया के अंदर कोई सवाल है कि आपने भारत के हित क्यों गिरवी रख दिए? भारत की संप्रभुता का क्या हुआ? आपको पता है इस देश का पेट्रोलियम मंत्री कौन है? वही, पहचान लिया ना हरदीप पुरी को, वही एप्स्टीन वाला। और पेट्रोलियम मंत्रालय आज पूरी दुनिया में ये कोशिश कर रहा है कि इजाजत मिल जाए और हम जो है अब रशिया से दोबारा तेल खरीद पाए। ये है उस आदमी, दुनिया में इस्तीफे हो गए और उस आदमी की खबर आपने क्या चलाई कि सूत्रों ने उसको क्लीन चिट दे दी है। कौन सी जांच हुई थी उसकी? कंप्लीटली धर्मनिरपेक्ष साम्राज्य शासन है भारत के अंदर, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, जिससे कोई सवाल नहीं है, जिससे कोई जवाब नहीं है। और मेरे और आप जैसे लोग, हम देशद्रोही सर हैं क्योंकि हम देश को आईना दिखा रहे हैं। बी वेरी सर क्लियर। ईरान मोदी से की तेल ईरान से तेल हमारे राष्ट्र सेठ भी तो खरीदते थे, उसी का मामला झेल रहे हैं। राष्ट्र सेठ सीधे प्रभावित हो रहे हैं। राष्ट्र सेठ के बाद जो दूसरे नंबर पर आते हैं इस देश में, जिनके लिए मोदी जी खुद अरेंजमेंट करते हैं, वो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। क्या इनके प्रभावित हो जाने के बावजूद भी मोदी जी पे असर नहीं पड़ेगा क्या? नहीं, मोदी जी परमिशन कह तो रहे हैं कि परमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम्म। पिताजी से परमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं दोनों जने, अंबानी और अडानी डायरेक्टली। आपको पता है जिस तरह की पूरी स्थिति, हरदीप पुरी किसका चेला है? एप्स्टीन के साथ सारे संबंध क्लियर हो गए। ट्रंप कौन है? एप्स्टीन। नेतन्याहू कौन है? एप्स्टीन को वेपनाइज करने वाला, जो सबको ब्लैकमेल कर रहा है एक साथ। तो अगर इतनी बढ़िया दोस्ती है तो हरदीप पुरी परमिशन दिला देना आप। और क्या मुंह दिखाओगे देश को कि हमने अमेरिका से पूछ करके रशिया से तेल खरीदा है? ये आपकी स्टैंडिंग 140 करोड़ की, ये विश्वगुरु बनने आए थे आप, यहाँ खड़ा कर रखा है ला करके। वो तो उसने तो वेनेजुएला की परमिशन पहले लगा दी थी भाई, मुकेश अंबानी ने तो, और उसको परमिशन मिल भी गई थी। जैसे ही वेनेजुएला पे टेक ओवर किया अमेरिका ने, उसको बाकायदा परमिशन मिली। भारत को डिक्टाट आया, क्या है कि भारत वेनेजुएला और अमेरिका से तेल खरीदेगा, और इन्होंने कहा जी खरीदेंगे, और बाकायदा चिट्ठी जारी की सरकारी एजेंसियों को, पीएसयूज को, कि आप वेनेजुएला से रशिया से तेल, वेनेजुएला से अमेरिका से तेल खरीदने की कोशिश करो। और क्या देखना चाहते हैं आप? इसके अलावा कोई डंके की उम्मीद है क्या आपको? आज की तारीख में राम प्रकाश जी, कच्चे तेल का तो फिर भी कुछ कर लेंगे आप। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 95 लाख बैरल तेल, रूसी कच्चा तेल टैंकरों के अंदर भर के एशिया के आसपास वेटिंग मोड में है। अगर भारत ने हिम्मत दिखाई होती तो वो सारे का सारा हम ले सकते थे, सस्ता भी है, इजिली अवेलेबल है, और रशिया भी विन विन थी कि हमारा दोस्त बना रहे। उस तेल को चाइना ले जाएगा, चाइना से क्या उसका कर लिया? चाइना सबसे ज्यादा तेल लेता है रशिया से, कोई एक पैसे की टैरिफ लगाई क्या उसके ऊपर ट्रंप ने? और आपका तो दोस्त है, माई फ्रेंड है, माई फ्रेंड ने भारत के ऊपर 25% प्यूनिटिव टेस्ट, 25% वैसा टैरिफ 50% होगा, और बाकायदा इस शर्त के साथ टैरिफ कम किया 25% प्यूनिटिव, कि हम नजर रखेंगे आपके ऊपर, और अगर आपने रूस से तेल खरीदा तो हम इसको फिर दोबारा चालू कर देंगे। इसीलिए अमेरिका से पूछने की बात चल रही है। भारत का मीडिया नहीं बताएगा, कोई बात नहीं, ब्लूमबर्ग ने बता दिया ना, और भारत के किसी व्यक्ति ने खंडन किया कि नहीं ऐसा नहीं। तो ये सारी कहानी को खुद ही कह रहा है। आपका डंका कितना था, वो सारा डंका दुनिया ने देख लिया। अब जो असली समस्या आएगी उसको समझ लीजिए। आज की तारीख में भारत की 60% एलएनजी जो है हार्मूज से होकर गुजरती है, ठीक? जो रसोई गैस है एलपीजी,
उसके लिए और अधिक स्पष्ट है, भारत का 80 से 85% राम प्रकाश जी एलपीजी खाड़ी से प्राप्त होता है और उसे इसी जल डमरू से निकलना होता है, हार्मोन से। कच्चे तेल के विपरीत भारत एलपीजी का कोई भी रणनीतिक भंडार नहीं रखता है। बी वेरी क्लियर, आपके पास स्ट्रेटेजिक स्टोरेज नहीं है उसकी। इसका अर्थ क्या है कि कोई भी व्यवधान सीधे घरों को प्रभावित करेगा, जो आपके घर में गैस आती है उसको प्रभावित करेगा। ये व्यवस्था मोदी जी ने की है आपके लिए, और बिल्कुल शून्य सपट, कहीं कुछ नहीं। आप एक बात बताइए कि पूरे युद्ध के दौरान ट्रेडिशनल अलाई हमारा ईरान, उनके सर्वोच्च नेता की जघन्य हत्या कर दी जाती है घर में घुस करके, मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, एक भी शब्द। और उसके बाद नेतन्याहू वहां बैठ के ये कह रहा है कि मोदी जी का धन्यवाद, मेरे दोस्त हैं वो बड़े, उन्होंने हमारी बड़ी मदद की। आप केवल कल्पना कर लीजिए, आज की तारीख में राम प्रकाश जी, जो पूरे की पूरी ये जो अपना हार्मूज वाला मामला है, भारत के लिए इससे बड़ी कोई विफलता हो नहीं सकती कि ईरान के खिलाफ जो है अमेरिका इजराइल का जो कॉकस बना है, उसके साथ अधिक निकटता से जुड़कर भारत ने अपनी जो सप्लाई है, सप्लाई की सेफ्टी है, उसका सौदा कर दिया है। क्या कर लेंगे इजराइल और अमेरिका, बताइए आप। उन्होंने तो जब भारत की मदद करनी थी तभी नहीं की अमेरिका ने, तो वो तो पाकिस्तान के साथ सरेआम खड़ा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसके बाद भी। इसमें कोई शक हो तो बता दीजिए। चीन उनके साथ खड़ा हुआ था, सारे वेपन टेस्ट कर गया, उसके बाद भी मोदी जी और अडानी सारे के सारे चाइना में लाइन लगाए हुए खड़े थे। तो बेसिकली जो ये मोदी ने दांव लगाया है राम प्रकाश जी, ये बहुत महंगा दांव है। 13% कच्चे तेल के दाम बढ़ने का मतलब समझिए कि 13-14 बिलियन नहीं, ये 15-16 पे जा चुका है, ये 1.5 लाख करोड़ पे जा चुका है। और ये एज ऑफ नाउ है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि जो आज की तारीख में ये लड़ाई अगर 4-5 हफ्ते और चल गई, और जिसकी संभावना ट्रंप ने भी कही है, पूरी दुनिया को पता है। आपने ओपनिंग में एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि ईरान ने इतना जबरदस्त रिटेलिएट किया जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे और आपको ये 100% उम्मीद थी कि ईरान के साथ सर्वाइवल का सवाल है, वो इससे और भी ज्यादा रिटेलिएशन करेंगे। कल के बाद देखिए, शाम के बाद जब नेतन्याहू के ऑफिस के ऊपर हमले की बात आई, आज अब तक वो खबर कंफर्म हुई है, लगभग 16 घंटे हो गए उस बात को। किसी ने बताया कि नेतन्याहू जिंदा है, मर गया, किस स्थिति में, कोई वो नहीं। बिल्कुल खबर के ऊपर जो मिलिट्री वो होती है अपनी सेंसरशिप, वो चीज इजराइल के अंदर लागू है, कहीं से कोई खबरें बाहर नहीं आ रही। तो ये है कंप्लीट कंट्रोल। उधर से ट्रंप बहुत बुरे तरीके से डरा हुआ है, उसके विदेश मंत्री ने सारी पोल खोल के रख दी है कि भारत जो ईरान पहले हमला नहीं करने वाला था, लेकिन हमें पता था, क्योंकि अब अमेरिकन कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा, मोदी वो ट्रंप को भी। तो अब रूबियो ने क्या कहा वो सुनना और भी रोचक है, कॉपीराइट का इश्यू हम यहां नहीं दिखा रहे। उसने कहा कि ईरान कभी भी अमेरिका पे हमला करने की नहीं सोच रहा था, उसके ईरान के ऊपर हमला इजराइल को करना था, और जैसे ही इजराइल का हमला होता, ईरान हमारे बेसिस को अटैक करता। इसलिए हमने इजराइल के हमला करते ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया ताकि वो हम पर ना करें। तो इसमें पहले जो लगातार ये चर्चा उड़ा रहे थे पोमेरियंस कि ईरान के हमले के चक्कर में उन्होंने किया, तो उन्होंने साफ बता दिया, विदेश मंत्री कह रहा है कि ईरान की अमेरिका पे हमला करने की कोई योजना नहीं थी, प्रोवोक किसने किया, इजराइल ने किया, और उस प्रोवोकेशन को कवर करने के लिए अमेरिका युद्ध के अंदर कूदा। ये सारी बकवास है राम प्रकाश जी। हकीकत ये है, एप्स्टीन के सारे जो दस्तावेज जो अमेरिका के डीओजे के पास है, उससे कहीं ज्यादा दस्तावेज नेतन्याहू के पास है। और जो अमेरिका के अंदर आज की तारीख में एक पॉपुलर फीलिंग क्या है, वो पॉपुलर फीलिंग ये है कि अमेरिका का राष्ट्रपति आज की तारीख में ट्रंप केवल चेहरा है, मोहरा है, और असली राष्ट्रपति उधर बैठा हुआ है इजराइल के अंदर, उसका नाम है नेतन्याहू। ये अमेरिका की सड़कों की आवाज है कि जो सरेआम ब्लैकमेल कर रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में जो कागज हैं, जो फाइलें हैं जिनको दबवाया गया है, उससे कहीं ज्यादा दस्तावेज नेतन्याहू के पास। ये एक ओपन सीक्रेट है अमेरिका की सड़कों पर, न्यूयॉर्क में देख लीजिए, बोस्टन में देख लीजिए, जहां जहां विरोध हो रहा है कहीं पर भी देख लीजिए। ये है ट्रंप की हकीकत। और भारत की तो आपने सारी की सारी देख ली, पुरी से लेकर के अनिल अंबानी से लेकर के, कोई सांस नहीं निकाल रहा, ना कोई इशू है भारत के अंदर। इशू क्यों नहीं? क्योंकि नैतिकता नहीं छोड़ी। नैतिकता क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि मीडिया बिका हुआ है, ना सवाल ना जवाब। ये स्थिति। सर, दर्शकों की जानकारी की दुरुस्त करने के लिए जरा एक चीज समझना चाहता हूं। जो आपने कहा कि भाई भारत के पास भंडारण नहीं है, कोई रणनीतिक भंडारण नहीं है, और ये जो हालात पैदा हुए हैं, ऐसे में जो एक चीज अभी दिखाई जा रही है, भले ये कहा जा रहा है कि 13% कच्चे तेल का दाम बढ़ गया, लेकिन अभी भारत में तेल का दाम स्थिर है।
कितने समय तक सरवाइव कर पाएगा, कितने समय तक ये रेट चला सकती है सरकार? क्योंकि इस समय सरकार पर भी एक दबाव होगा कि अगर ऐसे में हम रेट घटाएंगे बढ़ाएंगे, जरा भी 1 रुपया भी बढ़ेगा तो इस पूरे देश में मैसेज बहुत खराब और बहुत तेजी से प्रसारित होगा, भक्तों को भी दिक्कत होगी। कितने समय तक भारत की सरकार इसको दबाने में सक्षम है? कितने समय के बाद इस पूरे मामले का सीधा असर हमारे और आपके घर तक पहुंचेगा? राम प्रकाश जी, बहुत जल्दी, इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ ए फ्यू डेज। याद रखिएगा, आपने कहा कि घरों पे पहुंच जाएगा वक्त, तो किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो 150 रुपए तेल दे दे तो भी कोई देश की जनता आपको सड़कों पे दिखाई नहीं देगी। आज हमारी कायरता का स्तर वो है, माफ कीजिएगा, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू योर सेंसिटिविटीज, जब इस देश में $55 था, जब इस देश में $58 था, लगातार 4.25 साल तक रशिया से ला रहे थे ना आप इस रेट के अंदर, 12% सस्ता तेल मिल रहा था आपको। एक नए रुपए की रियायत मिली इस देश में किसी को? देश में किसी ने चूकी? किसी मीडिया ने सवाल पूछा कि साहब इतना सस्ता तेल ला करके आप जनता की खाल क्यों उतार रहे? किसी ने पूछा? जब $55 के तेल में 95 रुपए बेच सकते हैं वो, तो 120 के बाद तो उनके पास वैलिड बहाना है, फिर तो वो 150 भी बेचेंगे और आप देखते रहेंगे, अपना सर पीटते रहेंगे। होगा क्या? इससे अकेला पेट्रोल और डीजल का सवाल नहीं है। ये सबसे पहले बात तो आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की है कि देश के हित आपने गिरवी कहां रख दिए, किन कारणों से रख दिए, वो आपने कभी बताए नहीं, ना किसी ने आपसे पूछे। सवाल नंबर 1। नंबर 2, जैसा मैंने कहा, अभी तक जब मैं और आप बात करें, अगर यही रेट रहता $82-83 का, अब तक आपको ये युद्ध 1.5 लाख करोड़ रुपया पर साल पड़ने वाला है, जो उसके केवल इंपोर्ट बिल क्रूड के मामले में। उससे क्या होगा? उससे आपके रुपए के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ेगा, व्यापार घाटा बढ़ जाएगा, और उसका फाइनल असर क्या होगा कि आपकी महंगाई, जेब और ओवरऑल हर चीज, पेट्रोल डीजल महंगे का मतलब हर चीज महंगी। अगर इस सरकार में कोई अर्थशास्त्री होता तो जो $55 पे आप तेल ले रहे थे, इस देश के अंदर सस्ता करना चाहिए था। वो सारी चीजें सस्ती होती, लोगों विकास की दर बढ़ती, लेकिन उनको विकास की दर से कोई मतलब ही नहीं। उनको तो खजाने भर के किसी को लुटाने हैं। उनको ये पता है तुमसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं। इतनी सीधी सी बात है। और जनता जनता कंप्लीटली इम्यून हो चुकी है। जनता को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 100 रुपए है, 150 रुपए है। अभी आप देखिएगा, केवल 2 दिन का इंतजार कीजिए और मैं आपको बाकायदा खबरों के साथ आऊंगा, जब आपको मीडिया ये दिखाएंगे पॉमेरियंस कि इतने तेल बढ़ गए, अब मोदी जी के लिए तेल के भाव बढ़ाना मजबूरी हो गया है। 2 दिन माहौल बनाएंगे, तीसरे दिन 10 रुपए बढ़ जाएगा और आप कहोगे हाँ हाँ बिल्कुल ठीक किया भाई, ये तो मोदी जी के हाथ में थोड़ी है। ये सवाल आपके पास कभी नहीं आएगा कि $55 हुआ तो सारे देश को क्यों लूटा आपने। आज की तारीख में जो पेट्रोल डीजल के रेट हैं इस देश के अंदर, याद कीजिएगा, मनमोहन सिंह के टाइम में $114 था। वही रेट आज भी बिजली उसका चल रहा है, पेट्रोल डीजल का $114 वाला 55 के समय चला है और 4.25 साल तक चला है। किसी ने सवाल पूछा हो तो? खजाने भर लिए, लाखों करोड़ रुपया A2 A1 सब कुछ करके आप देखते रह गए, आप डंका बजाते रह गए। आपने कहा मोदी जी को फर्क पड़ जाएगा। भाई साहब, मोदी जी ने तो इस देश में तालाबंदी कर दी थी 12 घंटे के नोटिस पे। मोदी जी ने तो इस देश में नोटबंदी कर दी थी। उन्होंने तो इस देश के अंदर लॉकडाउन कर दिया था। क्या कर लिया आपने? हर जगह सरकार बढ़ाई ना। तो ज्ञानेश गुप्ता है, एजेंसियां हैं, सारा सिस्टम है। तो मोदी जी की चिंता मत कीजिए, अपनी चिंता कीजिए। और यही बात मैं दर्शकों को कहूंगा कि अपने अंदर झांक करके देखिए, क्या यही शासन के लायक हो आप? और अगर हो तो आपको बहुत बधाई, और कायम रखें इस शासन को। सोनिया गांधी ने किन शब्दों में आज वो राइट अप लिखा है, आपने तो उस पर डिबेट की थी। क्या स्थितियां हैं, देश कहां होता था? ये वो देश है जो दुनिया के 150 से ऊपर देशों को निर्गीत आंदोलन में उस जमाने में अपने साथ रखता था और उनका लीडर होता था पूरी दुनिया के अंदर। ये हमारी मॉरल अथॉरिटी थी। और आज पूरी दुनिया में आप दोयों के पिछले हो, जो सबसे बड़े आतंकवादी हैं। नंबर 1 नेतन्याहू, नंबर 2 ट्रंप। और नेतन्याहू तो चलो उस तरह का आतंकवादी है, ट्रंप तो आर्थिक आतंकवादी भी है, मौखिक आतंकवादी भी है। उसने तो आपको कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और आपकी हालत यह है कि आप एक शब्द नहीं बोल पाते सुबह से शाम तक। पूरी सरकार में आज तक ट्रंप का जवाब किसी ने दिया हो तो? वो जो लेजर आंखों वाला, वो जयशंकर, वो बड़े बड़े आपके क्या है, वो जो देसी जेम्स बॉन्ड, पता नहीं कौन कौन। एक 10 नहीं दबी हुई, अकेला एप्स्टीन नहीं है। कोई आपको गलत फहमी निकाल दीजिएगा। एप्स्टीन एक है, अडानी दूसरा है, निखिल गुप्ता तीसरा है, और क्या क्या है वो ये जाने। यूं तो कोई बेवफा नहीं होता, पूरे इतने बड़े देश की संप्रभुता को ऐसे गिरवी नहीं रख के आता। कारण होंगे राम प्रकाश जी, वो बड़े कारण हैं।
और वो जब आएंगे बाहर, कभी तो आएंगे, तब ये जो आपका जो 100 साल पुराना एनजीओ है, ये इस देश में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। जर्मनी रिपीट होगा, याद रखिएगा। वहां भी जर्मनी में कितना ही बड़ा आया था, उसके बाद उसकी पार्टी का कोई पदाधिकारी मिला हो, पार्टी मिली हो, सदस्य मिला हो। आज आप ठीक उसी मुआने पे खड़े हुए हैं। मार्क माई वर्ड्स। बिल्कुल, ये परिस्थितियां गंभीर हैं। सरकार को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल पूछ रहा है, देश की बहुतायत जनसंख्या सवाल पूछ रही है, लेकिन सरकार चुप है। नरेंद्र मोदी जी हर बार की तरह इस बार भी अपना चेहरा चुनावी रैलियों के सहारे ढकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश कितनी कामयाब हो पाएगी? जब तेलों के दाम आसमान छुएंगे और तेल में आग लगेगी तो वो आग हर घर तक पहुंचेगी, उसमें ऐसा कोई नहीं है जो बचे। अगर उसके बावजूद भी इस देश में चीजें वैसी नहीं होती हैं जैसी उम्मीद की जा रही है, तो फिर तो इसमें सरकार की कोई गलती नहीं मानी जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।